हेडिंग डालेंगे भैया। मैडम आवाज कम कर देना, थोड़ा आवाज कम कर देना। हेडिंग डालेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रे अब मैं मार्कर बाहर भूल आया। हेडिंग डालो स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है भैया अपना सिग्मा, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है अपना जेड इफेक्टिव। ठीक है, लिखेंगे भैया द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये कहाँ एब्सेंट है इतने दिन से ये लड़का कृष्णा, क्या हो गया इसको? है नहीं पता है, फोन ही नहीं। ठीक, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन in an atom is attracted by the nucleus while repelled by the inner electrons. ठीक है, is attracted by the nucleus and repelled by the inner electrons। ये outer most electron, तो ये न्यूक्लियस की ओर, यहां पे क्या होगा बोलो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और दूसरे, जो क्या करेंगे इसको भैया? रिपेल करेंगे। तो इन लोगों में क्या देखने को मिलेगा अपने को? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब यहां अट्रैक्शन हो रहा है, खींच रहा है, और उधर इन लोग क्या कर रहे हैं? उसको धक्का मार रहे हैं। तो एक फोर्स अंदर की ओर लग रहा है और एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। फोर्स कैसा क्वांटिटी? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बताओ, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला फोर्स ज्यादा है, क्योंकि ये तो इससे अट्रैक्टेड है ही ना। ऐसा तो नहीं कि रिपेल होके फेंका गया, नहीं, अंदर वाला फोर्स ज्यादा है। लेकिन क्या ये पूरा अंदर वाला फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा होगा? नहीं, इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस का कुछ हिस्सा इन रिपल्सिव फोर्सेस के कारण कैंसल हो गया होगा। समझ में आ गई बात भैया? पक्का? तो क्या वो पूरा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर पाएगा क्या? जितना न्यूक्लियस में उतना पूरा अट्रैक्शन फील कर पाएगा क्या? नहीं, उससे ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, है? उससे कम अट्रैक्शन फील करेगा, ज्यादा नहीं। कितना करेगा? कम। पक्का समझ में आए? तो ऐसा लिखेंगे, पहले चित्र बनाएंगे फिर अपन वो बात लिखेंगे। हो गया? हो गया। लिखेंगे एज अ रिजल्ट outermost electron do not experience। अब ये do not आएगा, does not आएगा, ये अपन है ना छोड़ देते हैं, कुछ तो आएगा। do not experience the actual nuclear charge present in the nucleus। do not experience the actual nuclear charge present by the nucleus। समझ में आया? ठीक। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? इनर इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, अगर ये लोग नहीं होते तो क्या होता? न्यूक्लियस की पूरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां तक जाती? बाहर तक। लेकिन इन लोगों के आने की वजह से क्या हो गया? न्यूक्लियस की पूरी फोर्स बाहर तक जा पा रही है, नहीं जा पा रही? नहीं जा पा रही। ये लोग क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस की फोर्स को बाहर जाने से रोक रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक खिड़की है, खिड़की में हम लोग पर्दा लगाते हैं। क्यों पर्दा लगाते हैं? ताकि बाहर का पूरा उजाला अंदर ना आए। तो पर्दे का क्या काम है? सूरज की पूरी रोशनी को अंदर आने से रोकना। ये लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं? ये लोग न्यूक्लियस की पूरी फोर्स को बाहर जाने से रोक रहे हैं। तो ये लोग न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा बिहेव कर रहे हैं? एक पर्दे के जैसा। पर्दे को कहते हैं स्क्रीन।
ठीक है, या एक ढाल के जैसा। ढाल, शील्ड का क्या काम होता है, किसी ने भाला मारा तो भाला को अंदर आने से रोकता है, ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की फोर्स को बाहर जाने से शील्ड कर रहा है, रोक रहा है। समझ में आया? ठीक, तो लिखेंगे भैया द आउटर, नहीं, द इनर इलेक्ट्रॉन्स, द इनर इलेक्ट्रॉन्स, आधा पन्ना छोड़ दे फिर मैं समझाता हूं तेरे को ना। द इनर इलेक्ट्रॉन्स, the inner electrons shield or screen, shield or screen the attractive force of nucleus, the attractive force of nucleus from reaching outermost electron। ठीक है, स्क्रीन करेंगे, शील्ड करेंगे, फ्रॉम रीचिंग आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ में आया? अगली लाइन में लिखेंगे द फोर्स ऑफ रिपल्शन, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, force of repulsion between inner electrons and outermost electron is called screening effect or shielding effect, is called screening effect और shielding effect। समझ में आया? उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ गया भैया? पक्का? अच्छा, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस क्या, फोर्स ऑफ रिपल्शन between inner electrons and outermost electrons। समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। एक फोर्स अंदर की ओर लग रहा है अट्रैक्टिव, एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है रिपल्सिव। इस वजह से ये अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। मैं तुझे अपनी ओर खींच रहा हूं हाथ से और मैं पैर से धकेल रहा हूं, तो मेरा अट्रैक्टिव फोर्स क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही कुछ यहां पे भी हो रहा है। समझ गया भाई? तो कितनी फोर्स ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस करेगा, जितना न्यूक्लियस में चार्ज है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, रिपल्शन। जो एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिवली, जो एक्सपीरियंस करेगा, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज जो है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या नाम दिया हम लोगों ने, स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया भैया? ठीक, बाद में लिखना, मैं तेरे को 2 मिनट में अलग से समझाऊंगा, तो पहले इसको समझ लेने की दिक्कत हो जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज हो गया जेड माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव बराबर हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा। तेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया? क्या समझ में आया? ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ये माइनस माइनस, दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस कम फील होने लगेगी। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, अट्रैक्शन कराती है, लेकिन कभी बच्चा जो है उल्ट पटांग हरकत करता है तो 2-4 गाली भी दे देती है। इस उम्र में आने के बाद, खासकर टीन एज में, आप लोगों की उम्र में आने के बाद में ऐसा फील होता है कि माँ जो है गाली ज्यादा दे रही है। तो ऐसा धीरे धीरे क्या होने लगता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम महसूस होने लग रही। किस कारण से महसूस हो रही कम, वो गाली गलौज करना बंद कर देगी अगर माताराम, है ना, उठपटांग हरकतें, चप्पल से मार दूंगी, डंडे से मार दूंगी, ये सब बातें बंद कर देगी अगर, तो फिर माँ के प्रति अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो वही वाला कहानी है, अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बचेगा।
फील होगा। समझ में आया भैया? ठीक हो जाएगा। चलो अब नोट करो इत्मीनान से, फिर आगे बढ़ेंगे। मैडम कृष्णा कितने दिन से एब्सेंट क्यों है? वो उसके साथ ही गया है। अच्छा, समझ में आ गया क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो उसको रिपेल करेंगे, अंदर की फोर्स को बाहर जाने से रोकेंगे, पर्दे के जैसा बिहेव करेंगे, उसको क्या कहते हैं अपन? स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, फिर भी अल्टीमेटली अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है ना? ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी मम्मी से एकदम रिपल्ड हो गए, अभी भी हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। कभी कभी हमारे लड़ाई हो जाती है, वो बात अलग है, मगर फिर भी हम माँ से प्यार करते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली यहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगा? अंदर की ओर घुसने की कोशिश करेगा, अंदर की ओर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। तो वो जिस फोर्स से अंदर की ओर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, उस फोर्स को, उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो लिखेंगे भैया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगला पॉइंट लिखेंगे, लिख लिए थे साहब? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with which outermost electron, the force of attraction with which outermost electron tries to penetrate inside the atom, tries to penetrate inside the atom is called penetration effect. Tries to penetrate inside the atom is called penetration effect. क्या कहते हैं उसको अपन लोग? पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अब मेरे पास में 4 प्रकार के सब शेल्स हैं, एक है एस, एक है पी, एक है डी और एक है एफ। न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन सा होगा? एस। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन फील करेगा? एस। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो किसको दिखा रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। वो मेरे पास अगर एस, पी, डी और एफ सब शेल है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होगा? एस। और सबसे कम किसका होगा? एफ। एस ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? ये अपने को काम आएगा आगे जाके। एक आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा होगा आप लोगों ने स्कूल में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा, उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन एस और पी में है, तो एस वाले को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। समझ में आ गया? पक्का। ऐसे लिखेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। हो गया? पक्का। आगे बढ़ेंगे भैया। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट हो गया, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको दिखा रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, बहुत बढ़िया। स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा रहा है किसको भैया? फोर्स ऑफ रिपल्शन। किन लोगों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन है? वो इलेक्ट्रॉन और, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब बोलो भैया, एस, पी, डी, एफ, पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का सबसे ज्यादा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? और सबसे कम किसका होगा? ऐसा हमें भी लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। किताबों में लिखा है सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका है? एस का। अब इसको समझे कैसे? समझ में नहीं आता, बहुत चिंतन किया मैंने कि मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं करके। तो मेरे को एक छोटी सी बात समझ में आई, उससे अपन इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इमेजिन करो एक माँ है ना, और उस माँ के 4 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो कॉलेज में जाने लगा है ना, वो आपका फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ता है, अभी 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 कॉलेज गया है। एक बच्चा जो है वो 9वीं 10वीं में है। एक बच्चा जो है वो थोड़ा छोटा है, 5वीं 6वीं में है। एक बच्चा जो है अभी वो और छोटा है, PP1 PP2 में है ना। PP1 PP2 समझते हो ना, KG1 KG2 में है। 4 बच्चे। अब KG1 KG2 वाला तो ठीक है,
वो रोज आके मम्मी स्कूल से आ गया, पप्पी पप्पी भी दे रहा है मम्मी को, है ना। बड़ा वाला बच्चा जो है, जो आपसे थोड़ा बड़ा है उम्र में, माँ उससे भी प्यार करती है, माँ उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि पहली औलाद वही है, तो पहला थोड़ा ज्यादा प्यारा होता है। तो माँ जो है उसको रोज स्कूल जाए कॉलेज जाए तो पप्पी देने की कोशिश करे कि मेरा बच्चा हूँ करके, है नहीं। माँ और कैसे प्यार दर्शाएगी, ऐसे ही तो दर्शाएगी। तो गले लगाने की कोशिश करे, पप्पी देने की कोशिश करे, लड़का रोज बोले मम्मी आप मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता, रोज मम्मी से लड़े, है नहीं। समझ में आ रहा है। अब माँ जो है वो धीरे धीरे दुखी होने लगी कि बोले ये मेरे से तो प्यार ही नहीं करता आजकल। तो माँ जो है वो अपना प्यार दिखाना चाहती है। अब माँ को एक ही तरीका आता है, माँ यानी ममता, प्यार करना आता है, प्यार कर रही है तो प्यार उसको अच्छा नहीं लग रहा। तो माँ ने दिमाग लगाया, माँ ने बोला दुनिया जो है बहुत मतलबी हो गई है। तो माँ ने जो है पिताजी के जेब से 1000 रुपए चुरा लिए, है ना। और कहाँ से लाएगी बेचारी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, घर में हाउस वाइफ है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गृहिणी है। तो अभी बाहर तो गृहिणी बोलते हैं हिंदी में उसको, है ना, गाली नहीं दे रहा हूँ, नहीं लोग सोचने लगे क्या बोल रहा है ये। तो गृहिणी बोलते हैं, घर में जो रहती है। तो अब माँ जो है वो गृहिणी है, तो अब कहाँ से लाए पैसा, तो उसने पिताजी के जेब से 1000 रुपए चुरा लिए। और 1000 रुपए चुराने के बाद में उसने चुपचाप सोचा कि बच्चों में ये बांट देती हूँ तो बच्चे खुश हो जाएंगे। आप लोग दादा दादी घर जाके क्यों खुश होते हैं, क्योंकि दादा दादी नाना नानी आपको, मामा आपको क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो दुनिया जो है वो कैसी मतलबी इसी टाइप की है। तो माँ को लगा कि मैं ये बच्चों को अपने 1000 रुपए दे दूंगी तो ये लोग थोड़ा प्यार खरीद पाऊंगी करके। तो माँ ने जो है किसको देगी, ये पीपी2 वाले को देगी बुला के, नहीं वो तो खुद ही रोज लटका हुआ है माँ से, कहीं जा रही तो मैं भी जाऊंगा बोल रहा है। पीपी2 वाला तो राइट है, प्रॉब्लम किससे है, कॉलेज वाले से। तो कॉलेज वाले को बुलाई, वही सबसे करीब भी है माँ के, वही सबसे बड़ा लड़का भी है घर का, सबसे पहले वही आया था, जिम्मेदार भी है, वो कॉलेज जा रहा था। तो उसको बुलाई, बेटा राजू इधर आ करके, है नहीं। तो अब वो राजू सोच रहा है फिर पप्पी लेगी करके। तो वो रहा, अरे नहीं मम्मी मैं नहीं आऊंगा। बोले आ ना, आ तो बेटा। तो ले दे के बेचारा डरते डरते पहुंचा मम्मी के पास। मम्मी 1000 रुपए उसको दी, बोले ले बेटा रख 1000 रुपए, तुम लोग चारों भाई इसको मिल बांट के आपस में बांट लेना, बराबरी से बांट लेना चारों भाई। तो अब लड़का जो है भयंकर खुश हो गया, बोले अरे वाह मम्मी आप कितनी अच्छी हो, है ना। और जाते जाते माँ को पप्पी दे के गया, है नहीं। माँ भाई साहब फूले नहीं समा रही है आज कि मेरा लड़का जो है वो मेरे पूछ रहा है करके, है नहीं। अब ये लड़का जो है ये 1000 रुपए लेकर के बोले मम्मी अभी जा रहा हूँ, कॉलेज जाना है, लेट हो गया है, शाम के आके बाकी भाइयों में बांट दूंगा। माँ बोली ठीक है जा करके। अब वो लेके निकला। अब उसके रास्ते में जो है दिमाग चला, जवान लड़का है, उसके खर्चे भी ज्यादा है, कॉलेज जाना आना है, बहू है ना, उसको पिज्जा बर्गर खिलाना है ना, माँ की बहू भी है उसके पास, तो खर्चे इसके अत्यधिक है। तो इसने बोला कि ये बाकी भाइयों को 250 चारों में बांटूंगा, 250 रुपये बटेगा। तो ये लोग क्या करेंगे 250 रुपये का, इनका कोई खर्चा नहीं। तो उसने क्या किया, माँ ने 2 500 के नोट दिए थे, तो उसने एक 500 का नोट दबा लिया शाम के। और शाम के आया और दूसरे नंबर के भाई को बुलाया और उसको बोला कि देख बेटा मम्मी ने पैसे दिए हैं, ये 500 रुपये तुम तीनों भाइयों में आपस में बांटना है। तो बोले ठीक है करके। कितना बांटना है, तो बोले बराबरी से बांट बांट ले, 166 रुपये 66 पैसे आएगा, 166.67 आपस में बांट लेना। तो अब ये जो दूसरा वाला है ये 500 का नोट ऐसे 3 टुकड़ा कैचीज काट के तो बांटेगा नहीं, तो ये खुला कराने गया कहीं से। अब आप सोचो 166 रुपये 66 पैसे कोई खुला देगा, कोई नहीं देगा। दुकान वाले ने इसको 200 के नोट और एक ठोक 100 का नोट दे करके भेज दिया कि बोले जा बांट ले आपस में, कर लो। अभी आया ये सोच रहा है कि अब ये जो नीचे छोटे वाले हैं ये लोग क्या ही खर्चा करेंगे, ये थोड़ा PS VS खेलने जाता है लड़का, 5वीं 6वीं नहीं है 10वीं में है ये। तो बोले यार मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ। तो उसने 500 रुपये में से 300 रुपये खुद रख लिए, है ना। और 200 रुपये लेकर के जो लड़का 5वीं में है अब तीसरा, उसको बुलाया कि बोला बेटा ये मम्मी ने 2 ठोक 100 के नोट दिए हैं,
एक 200 का नोट दे दिया, बोले ये 200 के नोट दिया है मम्मी ने, ये बोला है तुम दोनों आपस में बांट लो अब नीचे के। तो बोले ठीक है। अब ये फिर छुट्टा कराने गया, या छुट्टा कहीं से भी लाया इसने, भाई साहब ये भी है तो इसी परिवार का, होनहार दीपक है, माँ से सिखा रहा है, माँ पिताजी से चुरा रही है, तो सब एक 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 करके सीखेंगे तो वही। तो अब जो है ये भी होनहार है, इसने सोचा कि वो जो सबसे छोटा वाला है PP2 में पढ़ रहा है, PP1 में, ये 100 रुपए का करेगा क्या, 100 रुपए पा जाएगा, बिगड़ जाएगा कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकतें ना करने लगे। तो इसने छोटे वाले को बुलाया और उसको 20 रुपए दिए। बोले बेटा ये मम्मी ने 20 रुपए दिए, जा दुकान से कुरकुरे ले आ, अपन दोनों भाई आपस में मिल बांट के खाएंगे, है नी। तो ऐसा करके उसने बांट दिया। तो ये जो माँ ने 1000 रुपए दिए, इसका बंटवारा इस तरीके से कुछ हुआ जो आपने देख लिया। इसमें सब ने चोरी करी थोड़ी थोड़ी। सबसे बड़ी चोरी किसने करी? बड़े भाई ने। माँ को चलो, तो माँ को ऐसे चोर नहीं बोल सकते, है ना, किसी की माँ है वो, मारे 4 लड़के हैं, हाँ सुझा देंगे, हाँ, तो इनको नहीं बोल सकते। चारों लड़कों में सबसे बड़ी चोरी किसने करी? बड़े वाले भाई ने। फिर चोरी किसने करी? मंझले वाले ने। फिर चोरी किसने करी? तीसरे वाले ने। और सबसे कम चोरी किसने करी? छोटे वाले ने। ऐसे उसने की ही नहीं बेचारे ने, उसकी खुद के चोरी हो गए सबसे ज्यादा। तो बड़े वाले ने सबसे ज्यादा चोरी क्यों करी? क्योंकि वो माँ के सबसे ज्यादा करीब था। माँ ने पैसा उसको दिया, उसको जितना रखना था उसने रखा, और बाकी बचा हुआ गरीबों को दान कर दिया। फिर अगले गरीब को मिला, उसने जितना समेटना था समेट लिया, फिर अगले को दान कर दिया। समझ में आ रही बात? फिर उसने चुराया, फिर आखिरी वाले को दे दिया। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसने करी? बड़े वाले ने। समझ में आया? यहां न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन होगा? एस। तो न्यूक्लियस का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले किसको मिलेगा? एस को। तो एस अपनी बाहें फैला करके पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींच लेगा। जो बचेगा उसको किसको देगा? पी को। फिर पी चुरा लेगा, फिर डी को देगा, फिर डी चुरा लेगा, फिर एफ को देगा। सबसे ज्यादा चोरी किसने करी? एस। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसने करी? एस। समझ में आ गया पक्का? ठीक। अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, वो अलग अलग पब्लिक के रिफॉर्म के लिए स्कीम लेके आती है कि रोड बनाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे। तो मोदी जी स्वयं रोड रोलर लेके आके आपके मोहल्ले की रोड बना रहे हैं? नहीं, वो नहीं बनाएंगे। वो क्या करेंगे? वो पैसा उठा करके रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को देंगे। ठीक है। अब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो भी है, मिनिस्टर होगा ना एक, वो खुद रोड रोलर लेके आएगा? नहीं, उस मिनिस्ट्री में IAS ऑफिसर होंगे जो सेक्रेटरी और सचिव होंगे। वो पैसा किसको जाएगा? उनके पास जाएगा। अब वो IAS ऑफिसर लोग रोड रोलर लेके घूम रहे हैं? नहीं, वो किसको देंगे? ठेकेदार को। तो ठेकेदार रोड बनवाएगा। समझ में आया? अब अगर आप खुद सोचो, इस पूरी स्कीम में गवर्नमेंट अगर 1000 करोड़ रुपए देती है कहीं की रोड बनाने के लिए मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्टर साहब जो भी हैं, अभी का तो नहीं जानता मैं, लेकिन ऐतिहासिकली क्या होते आया है कि मिनिस्टर साहब पूरा रोड में लगा देंगे क्या? तो उनका बंगला कौन बनाएगा? तो उसमें से वो कुछ पैसा, जो कि बड़ा हिस्सा होगा, वो अपना घर लेके जाएंगे, है नहीं? फिर बचा हुआ किसको देंगे? IAS साहब को। IAS साहब पूरा रोड बनवा देंगे क्या? नहीं, उनका फार्म हाउस कैसे बनेगा? तो फिर वो वहां से कुछ वो चुरा लेंगे। फिर वो किसको देंगे? ठेकेदार को। ठेकेदार पूरा बना लेगा क्या? नहीं, उसके भी बहुत काम है, तो वो उसमें से वो ले जाएगा। रोड 1000 करोड़ आया तो रोड बनेगी 10 करोड़ की, बीच में 990 करोड़ रुपए मार दिया जाएगा। किसने मारा सबसे ज्यादा? जिसको सबसे ज्यादा मिला होगा। किसको सबसे ज्यादा मिला होगा? मिनिस्टर साहब को। फिर किसने चुराया होगा? IAS ने। फिर किसने चुराया होगा? ठेकेदार ने। और पब्लिक को क्या मिला होगा? कुछ नहीं मिला होगा। समझ में आया? पहले ये होता था, ये इंडियन गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी थी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ऑन एयर, इंदिरा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने, पता नहीं किसने, किसी ने पुराने, मेरे पहले के प्राइम मिनिस्टर ने ऑन टीवी, ऑन एयर ये माना है कि हम अगर पब्लिक के लिए 100 रुपए भेजते हैं तो पब्लिक तक आते आते 1 रुपए ही बचता है। तो पहले जो सब्सिडीज आती थी, आप लोगों के घर में सोलर लगा होगा,
तो सोलर लगाने पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही। तो पहले सब्सिडी सीधा आपके हाथ में नहीं आती थी, पहले सब्सिडी मंत्रालय को दी जाती थी, मंत्रालय आईएएस अफसर को देता था, आईएएस अफसर कोई ठेकेदार कैश लेके आता था और कैश ला करके मजदूरों काम करते थे, उनको कैश में पेमेंट होता था। अब कैश में पेमेंट कर रहे हैं, 50 रुपए साइन करवा रहे हैं 150 रुपए में, समझ में आ रहा है? तो उसको वहां तक नहीं मिलता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करी, आते ही जन धन योजना लेके आई, जिसमें सबके खाते खुलवा दी। तो गरीब से गरीब भिखमंगा है, उसका भी खाता है बैंक में, है ना? आज सबका खाता, आप में से भी कई लोगों का होगा, सबका खाता है। तो अब गवर्नमेंट पैसा देती तो सीधा खाते में देती, तो बीच के मिडिल मैन को हटा दिया। तो अब माँ का प्यार पूरा आखिरी वाले तक को मिल रहा है। समझ में आई बात? ठीक, तो ये है, पहले भी होता था। समझ में आ गया? स्क्रीन कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा। तो ये लिख लेना, ये बहुत काम की बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का सबसे ज्यादा होता है और एफ का सबसे कमजोर होता है। ये आगे 12th में भी भयंकर काम आएगा आपको, 12th में ही काम आएगा, अभी भी आएगा, 12th में बहुत काम आएगा। इससे एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सुना है क्या आप लोगों ने स्कूल में? नहीं, वो काम आएगा। बन गया भैया? हो गया? बढ़ूं मैं आगे? चलो, तो अब जो है अगला, अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती, तो इसको निकालने के लिए एक रूल है। ये रूल 100% ट्रू नहीं है, ये रूल हमारे सिलेबस में भी नहीं है, इस रूल को बहुत सीरियसली नहीं लेना है। इस रूल का एक आउटकम निकलेगा, उस आउटकम को सीरियसली लेना है, ठीक है? तो आप बहुत परेशान नहीं होना। तो लिखेंगे भैया डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा, इसको निकालने के लिए एक साइंटिस्ट था स्लेटर, तो उसका रूल है, इसको कहते हैं स्लेटर्स रूल। ये हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं, मगर अभी इसकी थोड़ी बहुत जरूरत है करके मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? स्लेटर्स रूल। तो सिग्मा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ये स्टेप नंबर 2 है ना? सॉरी, स्टेप नंबर 1 है, 2 कैसे होगा? स्टेप नंबर 1 है ना? फिर स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2, ये नंबर 1 था, नंबर 2 लिखेंगे ग्रुप, ग्रुप सबशेल्स, ग्रुप सबशेल्स on the basis of their number of shell, group subshells on the basis of their number of shell, that is all subshells of the same shell, that is all subshells of the same shell are placed in a single group, are placed in a single group, all subshells of a shell are placed in a single group। सबको हम लोग कैसे ग्रुप में रखते हैं? सिंगल ग्रुप में, ठीक है? जैसे मान लो मेरे को मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 के लिए निकालना है सिग्मा, तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2, और थर्ड शेल में केवल एक है तो इसका एक ग्रुप बना दूंगा, सेकेंड शेल में 2s और 2p है तो इनका ग्रुप बना दूंगा, थर्ड शेल में 1s है तो इसका ग्रुप बना दूंगा, मतलब फर्स्ट शेल में 1s है तो इसका ग्रुप बना दूंगा। इसको मैं मार्क करूंगा n शेल, इसको मार्क करूंगा n-1 और इसको मार्क करूंगा क्या? n-2, n n-1 n-2, ऐसे लिखो फटाक से। हो गया? आऊं 2 मिनट में आ रहा हूं, बहुत जरूरी, आ रहा हूं। तो लिखेंगे भैया फॉर ईच इलेक्ट्रॉन in nth shell, for each electron in nth shell, nth group जो भी है, sigma is equal to 0.35, sigma is equal to 0.35, comma in n-1th shell, in n-1th th n-1th shell,
सिग्मा इज इक्वल टू 0.85, सिग्मा इज इक्वल टू 0.85, बेटा मेरे को 2 मिनट देना ना बस, ठीक है ना। सिग्मा इज इक्वल टू 0.85 and for each electron in n minus second, n minus टूथ पता नहीं क्या लिखेंगे, कॉमा n माइनस थर्ड डैश डैश डैश, पीछे जितने भी n माइनस सेकेंड, n माइनस जो भी बोलेंगे इसको मेरे को नहीं पता, सिग्मा इज इक्वल टू 1, सिग्मा इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया। अब आओ भैया, मैं निकालना चाह रहा हूं सिग्मा ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, मैं निकालना चाह रहा हूं। तो सिग्मा मतलब क्या है, रिपल्शन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, 1s में, 2s में, 2p में है या 3s में। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है कुल, 2 में से आउटर मोस्ट कौन सा होगा, कोई एक, उस पे हम सिग्मा निकाल रहे हैं। उस एक इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। कुल 12 इलेक्ट्रॉन है, 12वां इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है, उसको कितने लोग रिपेल कर रहे हैं, 12 लोग या 11 लोग, 11 लोग। वो अपने आप को रिपेल कर रहा है क्या खुद, नहीं। तो हम लोग सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉनों के कारण निकालेंगे, अगर कुल 12 है तो 11 के कारण निकालेंगे। समझ में आया। तो यहां 3s2 में से, इस शेल में से कितने लोग रिपेल करेंगे, एक, और एक रिपेल होगा। समझ में आ गया। तो यहां लेंगे हम लोग 1 nth शेल है, सिग्मा की वैल्यू 0.35। समझ में आया। प्लस ये वाले शेल के कितने लोग रिपेल करेंगे, पूरे 8 इंटू n माइनस 1 में कितना है 0.85, और ये वाले शेल से कितने लोग रिपेल करेंगे, 2, तो 2 इंटू इनका सिग्मा कितना है 1। समझ में आया भैया। अब मेरे को मल्टीप्लीकेशन आता है, कोई बाहर मिलने आया तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं, ये 6.8 होगा, आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, पढ़े लिखे हो। ये वाला 2 होगा, ऐड कर देंगे 8.8 प्लस 0.35, 5, 11 का 1, ये कितना आ गया 9.15। ये 9.15 क्या दिखा रहा है, सिग्मा, इतना रिपल्शन हुआ है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। न्यूक्लियर में चार्ज कितना था, न्यूक्लियस में 12, उसमें से रिपल्शन में कितना लूज हो गया 9.15, कितना बच गया 2.85। तो मैग्नीशियम जो है वो एक्चुअल में कितना, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या फील कर रहा है, न्यूक्लियस में केवल कितना चार्ज है 2.85, 12 नहीं है। समझ में आया कैसे कम हुआ, समझ में आया कैसे निकाला, निकाल लोगे। तो अब आपका काम है, आप मेरे को लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बस बहुत है, नियॉन, नियॉन भी निकाल लो, जाओ इतना निकाल के दिखाओ, ठीक है। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट, कोई ऑफिस में आया। हाँ बेटा, कहाँ तक हो गया आपने, निकालिए पूरा, निकल गया, किसी नहीं निकला, निकल गया, निकाल रहा है। सॉरी भैया, मगर वो नया स्टूडेंट थी, गुड़िया अच्छा नंबर लाई। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, ये हो गया n, ये हो गया n-1, ठीक है। अब बोलो भैया, सिग्मा बराबर, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, अपने आप को रिपेल करेगा, अपने आप को चाकू घोप देगा, नहीं, अपने आप को रिपेल नहीं करेगा। तो n शेल से 0 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये आ गया होगा सिग्मा इज इक्वल टू 1.7। आ गया ऐसे ही। z इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा बेटा, z माइनस सिग्मा, z हो गया 3 माइनस 1.7, कितना आ गया 1.3। उसके बाद आ जाओ बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2 ये हो गया n, ये हो गया आपका n-1। सिग्मा इज इक्वल टू, nth शेल में 2 लोग हैं, 2 में से कितने लोग रिपेल करेंगे, 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये हो गया 0.35 प्लस 1.70, कितना आ जाएगा 2.05, ये आ गया सिग्मा आपका। अब हम लोग जब z इफेक्टिव निकालने जाएंगे तो z इफेक्टिव z माइनस सिग्मा 4 माइनस 2.05, कितना आ जाएगा 1.95। आ गया ऐसे ही पक्का, सही में। और इधर
सब तेरा आया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब पूछ रहे अगला बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका n-1। हाँ बेटा, सिग्मा बराबर 3 में से कितने लोग रिपेल करेंगे? 2। एक बेचारा मार खाएगा, 2 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये हो गया 0.7 प्लस 1.7, आंसर आ गया 2.4। जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा 5 माइनस 2.4, आंसर आ गया 2.6। आगे ऐसे अगला कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, ये हो गया n, ये हो गया n-1। nth सिग्मा निकालना है, nth शेल में से 3 लोग रिपेल करेंगे, 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये हो गया आपका 1.05 और ये हो गया 1.70, ये आ गया आपका 2.75, सॉरी 2.75। और z इफेक्टिव आपका आ जाएगा z माइनस सिग्मा 6 माइनस 2.75, ये आ गया आपका 3.25। फिर आ जाओ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, सही निकाला है? गलत हो गया ये वाला, ठीक है, जल्दी बोल। क्या गलत हो गया? ये एडिशन गलत किया है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन गलत किया, ठीक करना उसको। तो गलत काहे लिख के ले जा रहा है? 35 दिया 105 होता है, ठीक है, तो जो 1.015 लिखा है 1.05 होगा, ठीक है। आओ इधर, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ये हो गया n, ये क्या हो गया n-1। सिग्मा बराबर 5 में से 4 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 1.40 प्लस 1.70, 3.10। जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा 7 माइनस 3.10, आंसर आ गया 3.90। समझ आ गया भैया यहां तक के? कोई डाउट किसी को? अब आ जाते हैं अगले वाले में। नाइट्रोजन के बाद हो गया ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, ये हो गया n, ये हो गया n-1। सिग्मा बराबर कितने हैं? 6, तो 6 में से कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 1, ये आएगा कितना आपका 1.75 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। हाँ मेरा ध्यान कहीं और था। 2 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा? 1.70, ये आ जाएगा आपका 3.45। जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, तो ये आ जाएगा आपका z कितना है आपका? 8 माइनस 3.45, ये कितना आ जाएगा बोलो? 4.55। समझ आ गया पक्का? ठीक है ना। अगले वाले में आ जाओ, आपका अगला क्या है? F, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, ये हो गया आपका क्या? n, ये हो गया आपका n-1। सिग्मा बराबर 2 इंटू, अरे यार क्या करो, 7 है, 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया आपका कितना आ रहा है बेटा? 2.1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4.1। और z इफेक्टिव बराबर 9 माइनस 4.1, 4.90। अरे यार मेरा ध्यान कहाँ है यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ? 2 इंटू कितना? 0.85, 1.70, ये हो जाएगा 3.80। ये हट बदतमीज, मेरा ना असल में ध्यान एक जगह और चल रहा है कि मैं क्या बात करूं। एक आदमी को मेरे को फोन लगाना है तो आंसर आ जाए। ध्यान जैसी दो जगह बटा ना तो फिर तमाशा होने लगता है। मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ असमंजस में हूं मैं। आओ, तो ये हो गया, कुछ तो करता हूं मैं। अगला वाला क्या है? नियॉन। नियॉन निकाल लिए क्या आप लोग? कितना है बोलना यार, बहुत हो गया। सिग्मा कितना है?
4.15 और जेड इफेक्टिव आ गया 8.5। सबका आ गया पक्का। अब देखो जरा आप लोग अगले पेज में लिखते हैं अपन। अपने पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये लोग पीरियोडिक टेबल की सेकेंड पीरियड है। कौन सी पीरियड है? सेकेंड। जेड इफेक्टिव आया 1.30, 1 मेरे ख्याल से 95, देखना जरा 2.60 और 3.25। अरे मैं कर रहा हूं ना, मेरे को करने देना। 4.55, 5.20 और 5.85। यह है यहां तक के जेड इफेक्टिव। सबका गए क्या वो लोग? कहाँ अभी गए? अभी जाएंगे? पता नहीं वो लोग का, मैं तो लिख के दे दी वो लोग पकड़ के सारी कोचिंग घूम रहे हैं, गोल का तो झूला पकड़ के घूम अच्छा, झोला पकड़ के सब जगह घूम रहे हैं। ठीक है चलो। बोल रही थी मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे बच्चे कम है और हाँ। सर पढ़ा रहा, आपकी आवाज भी सुन रही थी ना वो, तो उसको अच्छा लग रहा था। नहीं बहुत बढ़िया, मेरी आवाज अच्छी है अभी। कोई अच्छी तारीफ कर रहा है। देखो आत्मनिर्भर होना चाहिए आदमी को। अब तुम तो तारीफ करते नहीं, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ कि मेरे को तो अच्छा लगे कम से कम। क्या नजर आ रहा है बोलो? अक्रॉस द पीरियड जाने पर, हाँ अरे वो 0.65 को गोली मार तू, वैल्यू नहीं याद रखना है। तेरे को पढ़ाना है क्या? नहीं। अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या हो रहा है बोलो? जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ रहा है। बस आपको ये अक्रॉस द पीरियड मतलब है लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है भैया? बढ़ता है। समझ में आ गई बात? पक्का ठीक हो जाएगा। चलो इसको नोट करेंगे फटाक से ऐसे ही। आप लोग का हो गया क्या? अब आप लोग मेरे को सोडियम, या क्रॉस द पीरियड हुआ है अपना काम, डाउन द ग्रुप भी करना है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बस फ्रांशियम नहीं। ये चारों का निकाल के दिखाएंगे फटाफट। सोडियम का 2.2 आया होगा। ये इसमें ये जो कैलकुलेशन अपन की है वो कोई काम की नहीं। इसमें काम की बात बस ये याद रखनी है कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती। अब इससे क्या होगा वो अपन आगे, इससे 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़नी। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सबको इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बिना आप वो सब नहीं पढ़ सकते। और स्कूल वाले ये नहीं पढ़ाए होंगे, मेरे को 100% यकीन। पढ़ाए? फिर ठीक, बढ़िया। नहीं पढ़ाए? ठीक, कहीं पढ़ा रहे हैं कहीं नहीं पढ़ा रहे। वो हो गया क्या? कहां तक हो गया आपका? सोडियम का आ गया? ये 55 है ना, रुबिडियम 37, सीजियम 55। लिख लियो, मैं हटा दूं इसको यहां से। अभी सीजियम में आए नहीं हो लग रहा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पा रहे हो। मैं सिखाऊंगा लिखना, कैसे सीखते हैं। आओ इधर आओ। सोडियम से शुरू करें। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये हो गया आपका n, ये n-1, ये हो गया आपका n-2। सिग्मा इज इक्वल टू 0 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1। ये हो जाएगा आपका 0 प्लस कितना था 6.8 प्लस 2, कितना आ जाएगा आपका? सिग्मा इज इक्वल टू 8.8। ठीक, अब जेड इफेक्टिव बराबर आ गया आपका 11 माइनस 8.8। कितना आंसर आ गया भैया? 2.2 आया सबका। अगला आ जाओ पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये हो गया आपका n, ये हो गया n-1, ये हो गया n-2 और ये हो गया n-3। सिग्मा इज इक्वल टू 0 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, 10 इंटू कितना 1, पीछे के सबका कितना है 1, तो ये आ गया आपका 6.8 प्लस 10, कितना आ गया 16.8 सिग्मा।
जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, 19 माइनस 16.8, कितना आंसर आएगा भैया? 2.2 आया। ऐसे ही अगला वाला आ जाओ भैया, आपका क्या है? रुबिडियम, एटॉमिक नंबर 37। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद 4p6। अब देखो एक चीज समझाता हूं मैं आपको। आप देखो हम लोग यहाँ पे देखो, आप यहां से देखो, यहां से डी आना शुरू हुआ है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला कौन सा ब्लॉक आता है? एस, फिर क्या आता है? और फिर क्या आता है? पी। हम लोग जब भी भरना शुरू करते हैं सबसे पहले एस भरते हैं, फिर एस भरा, फिर पी नहीं भरा हमने, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में पी होता ही नहीं। सेकेंड पीरियड में हमने क्या भरा? 2s भरा और फिर 2p भरा, ऐसे भरा, क्योंकि 2d होता ही नहीं। थर्ड पीरियड में हमने 3s भरा, 3p भरा। फोर्थ पीरियड में 4s भरा, फिर क्या भरा? 3d, फिर क्या भरा? 4p। 4p के बाद अगला कहां भरेंगे? 5s। समझ में आए? 5s के बाद क्या भरेंगे? 4d, और 4d के बाद क्या भरेंगे? 5p। कोई सा भी पीरियड हो पीरियोडिक टेबल का, वो उसी नंबर के s से शुरू होता है और उसी नंबर के p पे खत्म होता है, बीच में d। और अभी जब आगे चले जाओगे यहां 6p के बाद अगला क्या, सॉरी 5p के बाद अगला क्या भरोगे? बोलो, यहां जाओगे तो यहां क्या भरोगे? 6s। 6s के बाद आप 5d भरोगे और 5d भरते भरते ही 4f भी भरोगे, क्योंकि यहां ये 6th पीरियड है, इसमें f भी आएगा। तो 5d भर के क्या भरोगे? 4f, और उसके बाद आखिरी में क्या भरोगे? 6p। फिर इधर आओ, यहां क्या भरोगे? बोलो, 7s। जो s भरते हैं, s भर रहे हैं यहां पे 4s तो 3d भर रहे हैं, 5s तो 4d भर रहे हैं, 6s तो 5d भर रहे हैं, 7s तो 6d भरेंगे, और f कौन सा भरेंगे? और एक पीछे का, और फिर यहां क्या भरेंगे? 7p। समझ में आ रहा है भैया? ये इससे कुछ सवाल बनेंगे आगे जाकर के। फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन लिखने काम आएगा। 4p हो गया, 4p। अब क्या भरेगा? बोलो अगला 5s। अब जोड़ते हैं जरा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 और एक 37। समझ में आया भैया? अब ऐसी मेरे को सीजियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये तो कर लिए हो गया आप लोग सॉल्व। सीजियम एटॉमिक नंबर 55 देखना भैया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहां तक मेरे को याद है। अब डी के बाद अगला कौन सा आएगा? पी। तो हम लोग कौन सा पी भरेंगे भैया? 4p। 4p के बाद अगला क्या आएगा? बोलो, 5s। 5s2 5s के बाद फिर डी आएगा। अब कौन सा डी भरेंगे? 4d10। डी के बाद क्या आएगा? p। कौन सा p? 5p6। फिर p खत्म हो गया, अब क्या आएगा? 6s। समझ में आए? अब जोड़ना जरा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 48 48 और 54 54 और 6s1। समझ में आया कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है? चलो फटाक से दोनों सॉल्व करके वैल्यू निकालो। ऐसे लिखे थे।
बेटा तुम लोग के हाफ ईयरली की डेट्स क्या है बताओ तो? 16 16 से 28। अगले 10 मतलब सितंबर 10 से कब तक याद नहीं तेरा बेटा? कुल मिला के सितंबर के अंदर लगभग फ्री हो जाओगे सबके सब ना, अराउंड अराउंड ना। हाँ ठीक है, अपन जो 5 जन का प्लान किया था ना वो अपने पोस्टपोन किया, अक्टूबर में जा रहे हैं अपन, क्योंकि 12th के भी हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं। ठीक है, हाँ बेटा आएगा, आगे आंसर कितना है आपका? 2.2 है नी। तो यहां हो गया अपना, इसको तमीज से लिखेंगे पहले, क्योंकि अपने को शेल वाइज चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 5s1। अब ये वाला क्या हो गया n, ये वाला हो गया n-1, ये वाला n-2, ये वाला n-3 और ये वाला n-4। समझ में आया भैया? बस अब आप लोग निकाल लिए होंगे, निकाल लिए सब? आ गया 2.2? नहीं आया, वेरी गुड। ऐसे तो तब नहीं तो सबका आ जाएगा तो मेरा महत्व क्या रह जाएगा? 0 इंटू 0.35, यहां से कोई रिपल्शन नहीं होगा। इन लोग n-1 है, कितने लोग हैं? 8 इंटू 0.85, बाकी सबका कितना होगा? 1। कितने हो गए? 2 2 4 2 नहीं 2 2 4 और 6 10 पी है वो। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 10 28, तो 28 इंटू 1। समझ में आ गया? इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 6.8, इसका वैल्यू 28, ये टोटल जोड़ेगा तो आएगा 34.8। ये आ गया सिग्मा। नाउ z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। z कितना है अपना? 37 माइनस 34.8, आंसर कितना आएगा? 2.2। समझ आ गया भैया सबको? अगला वाला जो है अपने पास में सीजियम, इसको ढंग से लिख देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5b6 5d है नहीं, अगला क्या है? 6s1। सब शेल वालों को एक साथ लिख दिया मैंने। ये वाला कौन सा हो गया आपका? n, ये वाला n-1, ये वाला n-2, ये वाला n-3, ये वाला n-4 और ये वाला n-5। सिग्मा जो है nth में एकलौता है, अपने आप को रिपल नहीं करेगा। 0 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस बाकी सबका कितना होगा? 1। तो ये कितने हो गए आपके? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 28 30 36 और 46 46 इंटू 1। समझ में आ गया पक्का? ये हो गया आपका, ये तो 0 हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन 6.8 प्लस 46 इक्वल्स टू 52.8। z इफेक्टिव बराबर 55 माइनस 52.8, आंसर आ जाएगा आपका कितना? 2.2। समझ में आ गया? z इफेक्टिव कितना गया? 2.2। यहां से क्या समझ में आ रहा है? लिथियम को अगर मैं छोड़ दूं तो इस ग्रुप में कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। लिथियम का अगर मैं z इफेक्टिव देखूं तो 1.3 आया था, पिछले वाले पीरियड में निकाला था हमने। बाकी सोडियम का 2.2 आया, पोटेशियम का 2.2 आया, रुबीडियम का 2.2 आया और सीजियम का भी
2.2 आया। हम इन जनरल ये बात याद रख सकते हैं, वैल्यू कोई नहीं पूछेगा आपसे, इन जनरल हम ये याद रख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर Z इफेक्टिव क्या रहता है, कांस्टेंट। डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिखेंगे भैया ऐसे ही फटाक से। अब वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू पूछ ही नहीं रहा अपने से, अपने को इन जनरल आइडिया चाहिए बस। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, सब प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। नीचे जाने पर साइज तो बढ़ ही रहा है ना एक ही ग्रुप में। कुछ चीजें सेम होती हैं, कुछ चीजें, रिएक्टिविटी बढ़ रही है कि सोडियम जो है पानी में डालो तो चट 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 करके जलता है, पोटेशियम को डालो तो उसमें से आग निकलने लगती है ना। सोडियम में आग नहीं निकलती, पोटेशियम में आग निकलने लगती है। रूबिडियम और सीजियम को डालो धमाका हो जाता है। तो रिएक्टिविटी तो चेंज हो रही है ना, बढ़ रही है। तो आप ऐसा इन जनरल ग्रुप में है प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, सेम होना जरूरी नहीं। ठीक है, समझ में आया? यहां तक लिख लिए सब। लाल रंग का पेन होगा तो नोट करके लिखना, पीछे का सब काट देंगे अपन, कुछ काम का नहीं है। अब जो लिखा रहा हूं सबसे ज्यादा काम का है, डब्बे में बंद करके रखना उसको। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसी पे सब बेस्ड है आगे का। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving left to right in a period, value of Z effective increases. On moving left to right in a period, value of Z effective increases, while on moving down the group, while on moving down the group, Z effective, while on moving down the group, सर मैं क्या बोलूं, इतना ये दो ठो तो मैं तो भिजवा दूंगी, सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, इधर कचरा पड़ेगा, भिजवा देते हैं इसको, दो ठो को मैं दे दूंगी। मैं आ रहा हूं। While on moving down the group, Z effective remains constant। ठीक है, तो इसको डब्बे में बंद करके रखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, काम की चीज यही है। समझ में आ गया? तो ये था। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे अपन। तो अगली प्रॉपर्टी आप लोग हेडिंग डालेंगे भैया, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, या इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यहां से अब अपने को 2, 3, 4, 5, 6 क्लास और लगेगी ये चैप्टर खत्म करने में। ठीक है जी, तो लिखेंगे एटॉमिक है। नहीं भैया, मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ। पेपर मैं आपको भेज दे रहा हूँ ना। तो कल सुबह लोग आएंगे क्या 11 बजे? हाँ, तो पटपट हो जाएगा। वो आंसर की जो है ना, आंसर की में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। मैं उसको आंसर की मैं मंगा ले रहा हूं, आपको मैं बता दूंगा, आप करके मेरे को भेज देना। ठीक है, सुनो ना, आप ये पेपर लगा दो प्रिंट में, उसके बाद जानकी को फोन करो और जानकी को बोलो कि ना, मेरे पास क्या वहां लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर चालू करना पड़ेगा। जानकी को बोलो कि आंसर की जो है ना उसका वो वर्ड फाइल भेज के रखेगी, कुछ करेक्शन लगाना रहेगा तो मैं लगा लूंगा कल दिन भर में। ठीक है, और क्या पढ़ा रहा था मैं? एटॉमिक साइज है ना, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। हाँ जी, तो कैसे डिफाइन करोगे एटॉमिक रेडियस को? ये एटम है, यहां कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर से कहां तक की दूरी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या कहलाएगा? किसी एटम का रेडियस। तो लिखेंगे भैया, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द outermost electron, the distance from center of the nucleus to the outermost electron is called atomic radius, is called atomic radius। अब अगली लाइन लिखेंगे, the exact value of nucleus, the exact value of nucleus is very difficult, the exact value of nucleus is very difficult to determine। the exact value of क्या बोला मैं?
हाय ची 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 एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस इज वेरी, मेरे को भी बाद में मैंने सोचा मैं क्या बोल दिया करके, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, बिकॉज क्यों डिटरमाइन करना मुश्किल है, डिस्टेंस ही तो नापना है। इंची टेप लीजिए, वहां से खड़े होके यहां तक नाप लीजिए। एटम के अंदर न्यूक्लियस के सेंटर तक घुस जाएंगे क्या आप? नहीं। इंची टेप से नाप पाएंगे क्या? वर्नियर कैलिपर से नाप लीजिए। तो वर्नियर कैलिपर में एक ठो एटम फंसा पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि एटम का साइज कैसा है, बहुत छोटा। तो लिखेंगे नंबर 1, बिकॉज के आगे लिखेंगे नंबर 1, साइज ऑफ एन एटम, size of an atom is very small, size of an atom is very small। अब इसमें एक तो कारण और है। अब जैसे आपको दूरी मेजर करनी है मेरी और इस दीवार की, अब मैं यहां खड़ा हूं तो आप इंची टेप लेंगे, मेरी दूरी नाप लेंगे, दीवार के साथ एक जन वहां पकड़ लेगा, एक जन मेरे सेंटर में पकड़ लेगा। लेकिन अब जो है मैं नाच रहा हूं यहां से वहां, सीधा एक जगह खड़ा ही नहीं हो रहा हूं, तो आप मेरी एग्जैक्ट दूरी पता कर पाओगे क्या? नहीं। आपको पता है क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आपको पता है क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ है? आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर सकते हो क्या? कौन मना करके गया है? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग क्या बोल के गया है? वी कैन नॉट